Hello everyone. In the previous video, I have shared with you the important themes, the important topics of polity from 2013 to 2022. और आई थिंक कि डैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आपको एनालाइज करने में ईजी होगा कि किस टॉपिक पे यूपीएससी का ज़्यादा फोकस होता है और उस हिसाब से हम टॉपिक को प्रिपेयर करें. सी इफ़ यू आर फॉलोइंग माई वीडियो, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी में 47 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए. तो मुझे एक डाउट आया था कि सर यहाँ पे जो आप टॉपिक बता रहे हो और जो वहाँ बताए गए थे वो थोड़े डिफरेंट हैं क्या. तो देखो, डिफरेंट नहीं है. वहाँ जो मैंने बताया था वो ब्रॉड एरियाज थे. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशरी. बट इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पिछले 10 सालों में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल रिपीट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट हुए हैं. सो जो पुराने टॉपिक्स थे उसको और नैरो डाउन कर दिया गया है. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स. देखो, मैंने इकोनॉमिक्स को एज अ टॉपिक क्यों उठाया है, क्योंकि काफ़ी लोग 2022 के प्री का पेपर देख के ये इंप्रेशन बना लिए हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ आया था पिछली बार. सी आई कैन से कि टफ नहीं आया था बट ट्रिकी आया था. लास्ट 1-2 ईयर से आप इकोनॉमिक्स के ट्रेंड में कुछ चेंजेस नोटिस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जो कोर एग्रीकल्चर टॉपिक होता है वो मिसिंग है. स्कीम मिसिंग है. पहले स्कीम बहुत पूछता था बट लास्ट के 2-3 सालों में स्कीम बहुत कम आया है. इस साल एक स्कीम पूछा है, पिछले साल कोई भी ऐसी ऑब्सक्योर स्कीम नहीं थी. अगर आप ट्रेंड को देखो तो ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आया है, बट जो क्वेश्चन है ना, दे रिक्वायर्ड मोर थिंकिंग एंड इंटरलिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट. और अगर आपका इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से 14-15 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन का आंसर कर देंगे. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक कि सबके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट ज़रूर होता है कि अब यूपीएससी में एलिमिनेशन नहीं लगता है. यूपीएससी हैज़ एलिमिनेटेड द एलिमिनेशन टेक्निक. बट आई थिंक ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो लोग एलिमिनेशन टेक्निक को बहुत ध्यान से करते हैं या फिर उसको समझते हैं, उनको पता होता है कि एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगाया जाता है. काफ़ी लोग सिर्फ ये सोचते हैं आप एक्सट्रीम वर्ड देख लो तो उस ऑप्शन को गलत कर दो, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हुआ तो डी मार दो, सारे सही हैं. बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू अप्रोच द पेपर. यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, आपके पास सफिशिएंट प्रैक्टिस होना चाहिए और तभी आप एलिमिनेशन टेक्निक को इफेक्टिवली यूज़ कर पाओगे. विदाउट राइट नॉलेज, विदाउट राइट प्रैक्टिस, कभी भी आप एलिमिनेशन टेक्निक करेक्टली यूज़ नहीं कर पाओगे. सो आई हैव डिवाइडेड दिस लेक्चर इन 2 पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जो भी इकोनॉमिक्स के रिपीटेड थीम्स है, रिपीटेड टॉपिक्स हैं फ्रॉम 2013 टू 2022. एंड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर हम यूपीएससी 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे. पूरा पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड आई विल टेल यू कि कैसे आपको नॉलेज लगाना है, कैसे आपकी प्रैक्टिस हेल्प करेगी, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कि कैसे एलिमिनेशन टेक्निक आपको यूज़ करना है पेपर में. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे इंपॉर्टेंट थीम जो आपके इकोनॉमिक्स का है वो है मनी एंड बैंकिंग. जितने भी क्वेश्चन आते हैं 50% क्वेश्चन आपके मनी एंड बैंकिंग से ही आते हैं. यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे, साथ में स्टैटिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे. लेट्स सी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. फर्स्ट टॉपिक आपका कमर्शियल बैंक से रिलेटेड, उसके एसेट और लायबिलिटी को पढ़ लेना आप कि कमर्शियल बैंक के क्या एसेट्स होते हैं और क्या लायबिलिटीज़ होती हैं. सेकंड वन इज़ लीगल टेंडर. 2018 में पूछा गया था. 2013 में आपसे लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा गया था. 2013 में भी आपसे आरआरबी के बारे में पूछा गया है. 2013 में आपसे नाबार्ड के बारे में पूछा गया है. जब भी आप प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन को पढ़ोगे, उस पर रिसर्च करोगे, तो जो ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है. यहाँ पे आप आरआरबी के बारे में पढ़ोगे, यहाँ पे नाबार्ड के बारे में पढ़ोगे, लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि आगे जाके कभी भी ये इंडिविजुअल क्वेश्चन बन के आ सकते हैं. इसके बाद 2013 में आपसे पूछा गया था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. 2015 में आपसे पूछा गया था बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में, और कई बार ये न्यूज़ में भी रहता है आरबीआई के चक्कर में. 2013 एंड 2015 में आपसे बैंक रेट के बारे में पूछा गया है. 2014 में आपसे एमएसएफ रेट के बारे में पूछा गया था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. 2013-2014 में आपसे डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के बारे में पूछा गया था. यहीं से आप नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पढ़ोगे, एनडीटीएल. 2016 में पेमेंट बैंक से क्वेश्चन आया था. 2016 में एनपीए से क्वेश्चन आया था. 2016 में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से क्वेश्चन था. 17 में देखो फाइनेंस बैंक. तो जब आप पेमेंट बैंक के ऊपर पीवाईक्यू एनालाइज करते तो 2017 का स्मॉल फाइनेंस बैंक भी पढ़ लेते. 2018 में आपसे पूछा था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. 2016 में आपसे एमसीएलआर के बारे में पूछा था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट. 2019 और 2022 में आपसे बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में पूछा था. लेट मी शो यू द क्वेश्चन. ये 2019 में आया था. द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सिलेक्टेड बाय, तो इसका आंसर था बैंक बोर्ड ब्यूरो. और ये क्वेश्चन आपका 2022 से था. विथ रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड ब्यूरो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया था. द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी.
बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। ये सेकंड स्टेटमेंट आप देख सकते हो, वही वाला है जो 2019 में पूछा गया था। तो जब आप बैंक बोर्ड ब्यूरो का PYQ एनालाइज करते, इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल इन बैंकिंग सिस्टम। 2019 में क्वेश्चन आया था और कई बार RBI से क्वेश्चन आता है। RBI का रोल क्या है इकोनॉमी में, बैंकिंग में, ये एक प्रॉपर टॉपिक है, आपको उसको पूरा पढ़ना होगा। नेक्स्ट 2020 में आपसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूछा था। 2019 में आपसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूछा था। यहाँ देखो आप 2020 में आपसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा है और 2021 में आपसे अर्बन के बारे में पूछा है। 2020 में आपसे पूछा था एग्रीगेट मनी सप्लाई, 2019 और 2021 में आपसे पूछा था मनी मल्टीप्लायर के बारे में, और ये एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन था। लेट मी शो यू। ये क्वेश्चन 2019 में आया था और ये 2021 में आया था। वर्ड टू वर्ड रिपीटेड है। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और सेम 4 ऑप्शन आपको यहाँ भी दिया गया था। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस लाइक कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स। 2018 में आया था, 2020 में आया था। इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्वेश्चन आया था 2013 में और 2015 में। फिजिकल डेफिसिट से क्वेश्चन आया था 2017 में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी न्यूज़ में था, 2017 में क्वेश्चन आया था। 2018 में आप देख सकते हो FRBM एक्ट से क्वेश्चन आया था, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। 2019 में आपसे पूछा था RBI रोल इन मनी सप्लाई। 2019 में आपसे पूछा था CRR। 2015 और 2019 में पूछा था आपसे SLR से। 2014 में आपसे पूछा था स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। 2020 में आया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। 2020 में फिर मॉनेटरी पॉलिसी से रिपीट किया था क्वेश्चन। 2020 में आप देख सकते हो इकोनॉमिक कंटेजियन से क्वेश्चन पूछा था, ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। और इसके बाद 2021 में जो क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमिक रिसेशन से, ये भी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड थीम, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फ्लेशन से जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत इंटरलिंक करके आते हैं। RBI का रोल क्या है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, गवर्नमेंट का क्या रोल है, इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा घटेगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो इसी तरह मल्टीपल टॉपिक्स को क्लब करके इन्फ्लेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2021 में आपसे पूछा गया था डिमांड पुल इन्फ्लेशन से। 2013 और 2021 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। और ये डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन था, वर्ड टू वर्ड, वर्बेटिम रिपीटेड था। लेट मी शो यू। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 2013 का है और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 2021 का है। ऑप्शंस तक रिपीटेड थे, यू कैन सी हियर सेम टू सेम क्वेश्चन था। दैट इज वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर ब्रह्मास्त्र फॉर यू इन दिस एग्जाम। 2013 में आपसे पूछा था कि इन्फ्लेशन का बेनिफिट किसको होता है, डेटर को होता है या फिर क्रेडिटर को होता है। 2018 में GDP और अनएम्प्लॉयमेंट को लिंक करके क्वेश्चन पूछा था। 2013 में सिंपल क्वेश्चन आया था कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड थीम, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया। 2018 में पूछा था डिजिटल इंडिया के बारे में, स्कीम है ये एक। 2016 में बिटकॉइंस के बारे में पूछा था। 2017-2018 में NPCI के बारे में पूछा था। NPCI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। NPCI कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। यू कैन सी हियर 2018 में भीम पूछा था, 2017 में UPI के बारे में पूछा था, 2018 में मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में पूछा था और 2022 में आपसे नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में पूछा था। आप यहाँ पे देख सकते हो NPCI हेल्प इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। NPCI हैज़ लॉन्च्ड रूपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम। यहाँ पे आप NPCI के बारे में पढ़ते तो इस क्वेश्चन का आंसर कर देते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक ऑल द ATMs इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था 2022 में नॉन फंजिबल टोकन के बारे में। विथ रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन कंसिडर द फॉलोइंग, दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन, they can be traded or exchanged at equivalence and therefore can be used as a medium of commercial transaction। बस यहाँ पे आपको तीसरा स्टेटमेंट पता होता तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। और ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक लगता है। जो मैं बोल रहा हूँ कि एलिमिनेशन टेक्निक ऐसा नहीं है कि आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट देख के ही काट दो, क्योंकि यहाँ पे आप इसको पढ़ो, इसका नाम ही है NFT, नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब यही होता है कि एक NFT की वैल्यू जो है वो दूसरे NFT के बराबर नहीं होगी। डेट इज़ वाई ये इक्विवेलेंट नहीं है। सो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा A, 1 and 2 ओनली। तो नाम से आप डिसाइफर चीज़ों को कर सकते हो और इसी तरह आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगाना होता है पेपर में। सिर्फ आप ये सोचोगे कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिल जाए तो मैं काट दूँ, तो यू आर हेडिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। नाउ द थर्ड थीम, टैक्सेशन सिस्टम। 2014 में पूछा गया था सेल्स टैक्स, उस साल ये न्यूज़ में भी था। 2016 में आया बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। 2017 में पूछा गया टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड 2017 में पूछा गया आपसे GST के बारे में, उस टाइम न्यूज़ में था काफ़ी है। नाउ द फोर्थ थीम इज इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा। 2014 में क्वेश्चन आया था वेंचर कैपिटल के बारे में। 2017 में आपसे पूछा था NIIF के बारे में, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा फंड।
2021 में एफडीआई से क्वेश्चन आया था, 2022 में भी एफडीआई से आया था। अगर आपको याद होगा तो ई कॉमर्स को लेके क्वेश्चन आया था, वो एफडीआई से ही रिलेटेड था। 2020 में क्वेश्चन आया था पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल इन एग्रीकल्चर, और 2022 में पूछा था एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से। यू कैन सी हियर, ये 2022 का क्वेश्चन है। तो जो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, डिवैल्यूएशन हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आप यहाँ देखो ना, ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से आपको एक भी स्टेटमेंट पता चल जाएगा गलत है तो आपका इजिली आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थीम इज रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। 2015 में क्वेश्चन आया था इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री से। इसका एक निमोनिक होता है CCC फर्न्स, FERNS फर्न्स। बट शायद क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था वो वेटेज को लेकर पूछा था कि किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है। 2019 में आया था कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। 2015 में पूछा था CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। 2016 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से शायद 2019 में भी रिपीट किया था, इंटरनल कंपोनेंट पूछा था। 2016 में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में पूछा था। 2015 में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के बारे में पूछा था। 2020 में WPI CPI से पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना आप। 2022 में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड से क्वेश्चन आया है। 22 में आपसे कन्वर्टेबल बॉन्ड से आया है, और 22 में आपसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्वेश्चन आया है। जो भी रिपोर्ट्स का है ना, क्या करना आपकी IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, WHO, RBI, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और जो भी UN की एजेंसीज हैं, वो कौन कौन सी रिपोर्ट निकालती हैं, वो रिपोर्ट आप देख लेना। अगर वो रिपोर्ट आप देख लोगे तो ईजिली आप एलिट कर पाओगे। मोस्टली जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको IMF दिया रहेगा, वर्ल्ड बैंक दिया रहेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिया रहेगा, ये ऑप्शंस में आपको मिलेगा ही। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थीम, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये भी इंपॉर्टेंट थीम है, इससे क्वेश्चन आए हैं। लेट्स सी, 2015 में पूछा था कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी। 2019 में पूछा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। 2019 में एक्सटर्नल डेट से क्वेश्चन आए थे। 2021-2022 से डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। 2013 में पूछा था कंपोजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। 2016 में SDR से क्वेश्चन पूछा था। सो देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है वो लिंक्ड हैं। 2022 में पूछा था US फेडरल रिजर्व से, और 2022 में आपसे पूछा था नीर और रीर से क्वेश्चन। एज यू कैन सी, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट। इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आप PYQ एनालाइज करते और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के क्या इफेक्ट होते हैं उसको आप पढ़ लेते। सो जो ये बाद में क्वेश्चन आया था 2022 में, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विथ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दैट मीन्स कि आपका D गलत हो गया, C गलत हो गया, B गलत हो गया, एंड यू आर लेफ्ट विथ ऑप्शन नंबर A। So in this way you can use your PYQ knowledge to use the elimination technique. Now moving on to next theme, RBI and its function। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड आई टेल यू कि आप RBI की वेबसाइट पे जाके फंक्शंस RBI के वहाँ लिखे गए हैं उसको पढ़ लेना, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में ना उनमें से क्वेश्चन बना के पूछा गया है, तो उसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। 2019 में क्वेश्चन आया, 20 में आया और 22 में आया कि रोल ऑफ RBI इन इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड रोल ऑफ RBI इन मनी सप्लाई। 2021 में गवर्नर ऑफ RBI से क्वेश्चन आया था। इट वाज इन न्यूज़ ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ उर्जित पटेल। 2013 में पूछा आपसे हाउ RBI रेगुलेट कमर्शियल बैंक, और 2021 में पूछा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब होता है। 2019 में क्वेश्चन आया था डेटा डिक्टेट के बारे में, ये आपका करंट अफेयर था। 2014 में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट में RBI का क्या रोल है, एंड इन 2015 ओपन मार्केट ऑपरेशन में RBI का क्या रोल है। इसी से रिलेटेड 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। यू कैन सी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट RBI टेक टू स्टॉप स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। और इसके बाद 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। सो इट्स RBI। नाउ द नेक्स्ट थीम इज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। 2014 में क्वेश्चन आया था, 2019 में क्वेश्चन आया था। बहुत क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं, सो यू कैन लीव दिस टॉपिक। एक बेसिक रफ आइडिया ले लेना, जितने भी 12th 5 ईयर प्लान थे उनके थीम क्या थे, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे और वो कब आए थे। टाइमलाइन देख लेना एक बार आप। इंडिया रिलेशन विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, 2-3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट WTO हो गया, दूसरा वर्ल्ड बैंक हो गया और तीसरा IMF। इनसे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2019 में AIIB से क्वेश्चन आया था। नाउ वेरियस इन्वेस्टमेंट मॉडल, मोस्ट ऑफ दीज आर स्कीम्स और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लाइक 2016 में पूछा गया था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। 2016 में मसाला बॉन्ड आया। तो देखो, जैसे यहाँ मसाला बॉन्ड आया ना, इसी के साथ साथ आप महाराजा बॉन्ड पढ़ लोगे क्या होता है। 2021 में गवर्नमेंट सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा। 2018-21 में ट्रेजरी बिल से क्वेश्चन पूछा। 2021 में गवर्नमेंट बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा। नाउ फाइनेंशियल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमी आप कर रहे हो तो SEBI और RBI तो पढ़ ही लेना, उनके रोल क्या है, उनके रेगुलेटरी फंक्शंस क्या हैं। 2014 में RBI से पूछा था और 2017 में NPCI से पूछा था।
इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते रहते हैं, और खासकर इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्रेंड के क्वेश्चन होंगे या फिर कोई बजट में स्कीम अनाउंस की गई होगी तो वो पूछा जाएगा। 2015-2016 में बजट डेफिसिट के बारे में पूछा गया, 2016 में कैपिटल बजट से क्वेश्चन आया, 2016 में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया, और 2017-18 में स्टेडीली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टैक्स टू जीडीपी रेशियो कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, ये क्वेश्चन आया था। सो ऐसे जो भी इकोनॉमिक सर्वे में ट्रेंड आएंगे उनको आप देख लेना। नाउ यहाँ आपके बेसिक्स थीम्स खत्म हो गए एंड दीज आर द थीम्स विच यू हैव टू फोकस ऑन। इसके बाद बहुत लोग स्कीम को लेकर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर स्कीम की जो बुकलेट आती है विजन की उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। देखिए जो स्कीम की बुकलेट आती है विजन की PT 365 वो ऑलमोस्ट 150-160 पेज की होती है, और आई डोंट थिंक कि इतना टाइम आपको डिवोट करना चाहिए। जो भी आप बेसिक पीटी पढ़ोगे उसमें आपकी स्कीम कवर हो जाएंगी, स्कीम की पीटी आप अलग से मत पढ़ना। और पिछले सालों में जो स्कीम पूछने की ट्रेंड है वो भी थोड़ा डिक्लाइनिंग साइड है। लेट मी शो यू 2014 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था बैंक साथी के नाम से, 2015 में जनधन योजना के बारे में पूछा गया, AIBP कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पूछा गया, NIF के बारे में पूछा गया, सीड विलेज कॉन्सेप्ट इरेडा के बारे में पूछा गया, ये आपको बेसिक इकोनॉमिक्स में मिल जाता, मिशन इंद्रधनुष ये भी आपको बेसिक इकोनॉमिक मिल जाता, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये भी आपको इकोनॉमिक के स्कीम में मिल जाता, उदय स्कीम पूछा था, डिजी लॉकर, स्टार्टअप इंडिया स्कीम और अटल पेंशन योजना। 2016 में आप देख सकते हो इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, ये आपको स्कीम की पीटी में भी नहीं मिलता। नाउ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ये आपको इकोनॉमी में मिल जाता, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, स्वयं, NIMZ, PM मुद्रा योजना। 2017 में आपसे पूछा NIIF के बारे में, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल करियर सर्विस, सॉयल हेल्थ कार्ड, विद्यांजलि योजना और उन्नत भारत मिशन। बट 2018 से देखोगे तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। 2018 में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था अटल इनोवेशन मिशन। इसके बाद 2020 और 2021 में बहुत कुछ नहीं पूछा गया, और फाइनली 2022 में पूछा गया था आपसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पे, और ये आपको पीटी में आराम से मिल जाता। सो स्कीम की जो सेपरेट बुकलेट है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है। सो हियर आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड थीम्स ऑफ UPSC फ्रॉम 2013 टू 2022। ये PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम UPSC 2022। Before solving some of the questions from 2022, one thing you have to understand that prelim is not only the game of knowledge, neither is the only game of practice and not the game of elimination। जो लोग भी सिर्फ ये सोचते हैं कि हम नॉलेज के बेसिस पे प्री को क्लियर कर लेंगे, बहुत टफ होने वाला है आपके लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, उनके पास नॉलेज बहुत है बट उस नॉलेज को वो पेपर पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जब तक आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे इस नॉलेज को कैसे अप्लाई किया जाता है एग्ज़ाम में, तब तक इस पर्टिकुलर नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ इसके बाद जो एलिमिनेशन की बात रही, तो आप एक बात जान जाओ कि सिर्फ एलिमिनेशन से आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो सकता है, बट एलिमिनेशन कट ऑफ क्लियर करने में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल UPSC का कट ऑफ 90 जा रहा है और आप 80-75 तक स्कोर कर रहे हो, सो बाय यूज़ ऑफ एलिमिनेशन आप 90 तक पहुंच सकते हो। बट सबसे पहले अपने नॉलेज और प्रैक्टिस के बेसिस पे आपको 80, 75, 85 तक आना पड़ेगा। उसके बाद आप एलिमिनेशन का नॉलेज यूज़ करके, और वो एलिमिनेशन का नॉलेज कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं आता है, वो आपके नॉलेज पे ही डिपेंड करेगा, आपके पास किसी पर्टिकुलर टॉपिक की कितनी अच्छी नॉलेज है, प्लस आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस किए हैं। देखिए एलिमिनेशन कभी भी ना मॉक वाले मत लगाइएगा। जो मॉक पेपर आता है उनके क्वेश्चन के स्टैंडर्ड ऐसे नहीं होते हैं कि आप वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक लगा पाओगे। एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना है तो UPSC के पेपर में आप यूज़ किया करो। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात यह है कि एलिमिनेशन कोई ब्लाइंड गेस नहीं होता है। आपने कोई एक्सट्रीम वर्ड देखा तो आप एलिमिनेट कर दो, साइंस एंड टेक का कोई क्वेश्चन आया आप ऑल ऑफ द अबव लगा दो। सी दिस इज़ वेरी रॉन्ग, और जो ऐसे यूज़ करते हैं टेक्निक को वही बार बार क्रिटिसाइज करते हैं कि अब UPSC में एलिमिनेशन नहीं लगता है। एलिमिनेशन टेक्निक इज़ प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक। सेकेंड थिंग इज़ कभी भी आप एलिमिनेट करो तो चीज़ों को रीज़न आउट करो, इसको एलिमिनेट मैं क्यों कर रहा हूँ, क्वेश्चन करना सीखो कि ये सही है तो क्यों है, ये गलत है तो क्यों है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि एग्ज़ाम में आप एग्जामर के पर्सपेक्टिव से सोचना सीखो। आपको पेपर बनाने को मिलता, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको सही करना होता या फिर आपको गलत करना होता, तब आप उस स्टेटमेंट को कैसे फ्रेम करते। ये कुछ पॉइंट आप नोट डाउन करो। और इसके अलावा भी एलिमिनेशन के बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से थीम्स हैं जिनको मैं अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में प्रॉपरली कवर करूंगा। 2021 का, 2022 का, 2020 का सबके पेपर को मैं एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू सॉल्व करूंगा। बट इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, सो दैट यू कैन गेट अ रफ आइडिया कि एलिमिनेशन इज़ नॉट अ गेम ऑफ तुक्केबाजी। This is your 2022 paper. Now move on to first question.
रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके पास 4 ऑर्गेनाइजेशन के नेम है। देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ही स्लिम है, बहुत ही कम लगेगा। जो लोग ये कहेंगे कि IMF को लगा दो क्योंकि IMF से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आंसर जानने के बाद सारी कायनात आपको राइट आंसर की तरफ डायरेक्ट करती है। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में हर ऑप्शंस के लिए 25% चांस है। लेकिन कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। टर्म्स पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है क्रेडिट फैसिलिटी, यहाँ पे लिखा है फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। इन चारों ऑप्शंस में से आप लेट मी शो यू सी को देखिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव। जब भी आप पीटी पढ़ोगे मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी बॉडी है जिसको आप बहुत ज़्यादा सुनोगे। प्लस अगर आपको गैस लेना भी है इस क्वेश्चन में, सो आप सी को एलिमिनेट कर सकते हो, जस्ट बिकॉज जो इसका नेम है वो इतना न्यूज़ में नहीं रहता है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट फैसिलिटी, इनको आप ADB, IMF और वर्ल्ड बैंक से लिंक कर सकते हो। नहीं तो ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में बहुत था। श्रीलंका का जो क्राइसिस आया था उस टाइम पे ये मोस्टली सारे मैगजीन में कवर किया गया है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, नीर और रीर का क्वेश्चन है। इस टॉपिक को आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे बट इतने डिटेल में नहीं पढ़ोगे जितना डिटेल में यहाँ पे पूछा गया है। तीनों स्टेटमेंट को छोड़ते हैं। सबसे पहले आप ये जान जाओ कि नीर और रीर होता क्या है। तो जो नीर होता है, इट कंपेयर द वैल्यू ऑफ रूपी विद द बास्केट ऑफ करेंसी। ऑलमोस्ट 40 करेंसी के साथ रूपी की वैल्यू को कंपेयर करता है। तो नीर और रीर में क्या डिफरेंस है? आपने पढ़ा होगा नॉमिनल GDP और रियल GDP। सो यहाँ भी वही चीज़ है। जो रीर है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसमें इन्फ्लेशन को अकाउंट किया जाता है बट नीर में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं होता है। तो यहाँ तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और ये कॉन्सेप्ट आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे भी। नाउ सी द थर्ड स्टेटमेंट, an increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and rear। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बाकी जो आउटसाइड कंट्री हैं उनकी इन्फ्लेशन से ज़्यादा होगा तब नीर और रीर में डाइवर्जेंस होगा। ऑब्वियस ही बात है डाइवर्जेंस होगा, बिकॉज नीर और रीर जो है वो इन्फ्लेशन से ही तो जुड़े हुए हैं। नीर को जब हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देते हैं तो हमको रीर मिलता है। दैट मीन्स कि आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आप ए को एलिमिनेट कर सकते हो। आपके पास बी बचा, सी बचा एंड डी बचा। नाउ सी द स्टेटमेंट नंबर 1, लेट मी रब दिस। An increase in nominal effective exchange rate indicate the appreciation of rupee। नीर बेसिकली क्या होता है? नीर मतलब ये होता है कि the amount of domestic currency you need to purchase the foreign currency। सो ये सिंपल है, जब नीर इंक्रीज होगा तो रूपी अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि नीर इंडिकेट ही यही करता है कि हमको फॉरेन करेंसी परचेज करने के लिए कितनी डोमेस्टिक करेंसी चाहिए होगी। डेट मीन्स आपका 1 और 3 करेक्ट है। सो आपका बी भी गलत हो गया। नाउ आपके पास 2 ऑप्शन बचे, सी एंड डी। इसके बाद आपका यहाँ पे एलिमिनेशन लगेगा। आप ये देखो, ये 2 स्टेटमेंट एक साथ सही हो ही नहीं सकता। अगर रीर इंक्रीज करेगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, हमारा इंपोर्ट जो है वो चीपर हो जाएगा। सो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस हमारी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन दोनों स्टेटमेंट में से एक ही सही होता है। एप्रिसिएशन ऑफ रूपी कभी भी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए सही नहीं होता है। डेट मीन्स आपका आंसर जो है वो 1 और 3 सही है। तो इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन कैसे लगा? जैसा मैंने बोला है ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, बेसिक नॉलेज आपके पास रहेगी, तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे। नीर और रीर के बारे में आपको पता होता तब आप समझ जाते हैं कि 1 और 2 में से कोई एक ही सही है। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तो आपका ए भी गलत हो जाता, आपका डी भी गलत हो जाता, बी और सी में से कोई सही होता। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे 3 दोनों में कॉमन ही है। 1 और 2 चेक करना होता, बाकी जो नीर का डेफिनेशन होता है उससे ही क्लियर हो जाता कि 1 आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी नहीं है लेकिन बहुत टफ भी नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। नाउ सी द थर्ड वन, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और यहाँ भी आपका एलिमिनेशन लगेगा। पहला स्टेटमेंट आप देखो, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई RBI इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन्फ्लेशन का आपको ABC भी पता होगा तब भी आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे आपका RBI है, यहाँ पे आप इकोनॉमी रखो। अगर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रही है, डेट मीन्स RBI इकोनॉमी में मनी इन्फ्यूज़ करेगी। इकोनॉमी में जब मनी जाएगा तो इन्फ्लेशन और हाई हो जाएगा, ना कि लो होगा। डेट मीन आपका 1 गलत हो गया। 1 गलत हो जाएगा तो आपका ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया एंड आपका राइट आंसर है बी। बाकी 2 स्टेटमेंट आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बाकी आप पढ़ लेना, बट आप सिंपली इसको नॉलेज प्लस एलिमिनेशन से कर लेते हैं। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपसे पूछा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। ये कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, बहुत पहले ये न्यूज़ में था। सबसे पहले जो बॉन्ड का नाम है उसको पढ़ो आप, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। मतलब इस बॉन्ड में इन्फ्लेशन को इंडेक्स किया गया है, इन्फ्लेशन को अकाउंट किया गया है, इन्फ्लेशन को जोड़ा गया है। अगर आप इतना चीज़ डिसाइफर कर लेते, आपको ये भी नहीं पता कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है, इसके नाम से आप इतना चीज़ समझ जाते तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। नाउ आप स्टेटमेंट 3 देखो, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आर नॉट टैक्सेबल।
यहाँ पे जो मैंने बोला था कि चीज़ों को क्वेश्चन करना सीखिए। क्यों टैक्सेबल नहीं होगा? गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में टैक्स बेनिफिट कब देती है? जब भी गवर्नमेंट को कोई चीज़ प्रमोट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे आपको टैक्स बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि गोल्ड का इंपोर्ट हो। बेसिकली बॉन्ड क्या है? ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट पहले ही जो इसका इंटरेस्ट रेट है, जो इसका कूपन रेट है, वहाँ पे पहले इन्फ्लेशन अकाउंट कर दिया गया है, ताकि जो इन्फ्लेशन का फ़र्क है आपके इनकम पे ना पड़े। पहले ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल गया है, तो फिर टैक्सेबल क्यों नहीं होगा? और अगर टैक्सेबल नहीं होगा तो गवर्नमेंट की अर्निंग पे फ़र्क पड़ेगा। डेट मीन की बेसिक लॉजिक पे जाओगे तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड गलत हो जाएगा तो डी गलत हो गया, सी गलत हो गया, बी गलत हो गया। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 28, और यहाँ पे आप देखना कितने अच्छे से एलिमिनेशन लगेगा। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला दिया है मोनेजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। दूसरा दिया है मोनेजाइट कंटेन थोरियम। तीसरा दिया है मोनेजाइट अकर नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। और चौथा बोला है इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनेजाइट। देखो यहाँ बाकी स्टेटमेंट का तो नहीं पता, बट अगर आप थर्ड पढ़ोगे यहाँ पे लिखा है मोनेजाइट अकर नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड ऑफ इंडिया। एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड मतलब थोड़ा सा भी कहीं नहीं मिलेगा ना, तो स्टेटमेंट तुरंत गलत हो जाएगा। बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिखा गया है ये लॉजिक होता है एक्सट्रीम स्टेटमेंट को पकड़ने का। नहीं तो आप सिर्फ एक्सट्रीम सुन के गलत मार देते। तो यहाँ भी एक्सट्रीम दिया गया है, ओनली लिखा है, तो आपका बी सी डी गलत हो जाता। बट यहाँ पे थर्ड गलत है। डेट मीन आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट को भी लॉजिकली एलिमिनेट करना होता है, सिर्फ देख के नहीं कि ओनली दिया है तो उसको काट के आगे बढ़ो। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ये नहीं पता होगा। आपको बीड़ी बीड़ी के बारे में पता भी होता, फिर भी इतना इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता होता। पहला स्टेटमेंट बोला है आपसे, बीड़ी बीड़ी इज़ अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। चलो हमको नहीं पता कि ये सही है कि नहीं है। सेकंड देखो आप, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बीड़ी बीड़ी। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन दादाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या। इतना डिटेल में आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, बट यहाँ स्टेटमेंट देखो, सम पीपल मतलब यहाँ पे कोई एक लोग भी गया होगा बीड़ी बीड़ी, तब भी ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सम पीपल दिया है। इस स्टेटमेंट को गलत करना बहुत ही मुश्किल है। आपको पूरा पता होना चाहिए, हर एक इंसान के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी इंसान नहीं गया है बीड़ी बीड़ी। डेट मीन कि आपका दूसरा सही है, तीसरा सही है। ये दोनों कहाँ पे दिया गया है? ये दोनों कहाँ पे है? तो सी में है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शंस को ऐसे अरेंज भी किया गया है। यहाँ पे 1 2 3 होता ना, तब मुश्किल बढ़ जाती, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है ये हमको नहीं पता। और यूपीएससी भी ये चाहता है कि जो एस्पिरेंट है वो इतना नॉलेज लगाए ताकि वो आराम से आंसर तक पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला दिया है, वाइल्ड एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड दिया है, when a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside. And the third statement is, apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. सिंपली एप्रीहेंशन रहेगा, एक खतरा रहेगा कि ये पर्टिकुलर एनिमल जो है वो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर है, तो आप उसको मार सकोगे। ये बहुत ही एब्सर्ड स्टेटमेंट है। सिर्फ ये सोच के कि वो खतरा है हम उसको मार देंगे, इवन दो वो प्रोटेक्टेड एनिमल है। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। डेट मीन आपका थर्ड गलत हो जाएगा, डी गलत हो गया, सी गलत हो गया। नाउ सेकंड स्टेटमेंट आप देखो, यहाँ पे बोला है कि जो वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्टेड डिक्लेयर्ड हैं वो चाहे प्रोटेक्टेड एरिया में रहें या फिर आउटसाइड रहें, उनको सेम प्रोटेक्शन मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है। अब ऐसा नहीं कि हाथी जो है वो रोड पे आ जाए, मार्केट में आ जाए, तब उसको मार दोगे। हाथी चाहे जंगल में हो चाहे रोड पे हो, उसको प्रोटेक्शन सेम मिलती है। डेट मीन आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है। सेकंड आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि दोनों कॉमन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला स्टेटमेंट बोला है कि वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, और किसकी प्रॉपर्टी होगी? हमारी आपकी हो नहीं सकती है, तो आपका ए सही हो जाएगा। 1 and 2 करेक्ट। हियर आई हैव डिस्कस्ड फ्यू क्वेश्चन। बाकी मैं पूरे पेपर को 2020 का, 21 का, 22 का सबको डिस्कस करूंगा आने वाले दिनों में। बट आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि अपने नॉलेज को कैसे यूज़ करना है लॉजिकल गैसिंग के लिए, एलिमिनेशन के लिए। पेपर में खासकर यूपीएससी में तुक्केबाजी नहीं चलती है। जब भी आप कोई क्वेश्चन एलिमिनेट करते हो तो उसके पीछे एक साउंड लॉजिक होना चाहिए। ये लॉजिक आप कैसे डेवलप करोगे? थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू एनालाइजिंग पीवाईक्यूज।